मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है? रास्ता रोककर खड़ी हो गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। देखिए कवि का मन, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा तुझसे क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आधियों में जलाए हैं पुश्ते दिए। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1996 में पहली बार वो मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे। वो दूसरी बार 1998 में प्रधानमंत्री बने, मगर वो सरकार भी 13 महीने ही चली। तीसरी बार वो 1999 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। उनका निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छे आदमी थे, मगर गलत पार्टी में थे, पर ऐसा नहीं है। रॉबिन जेफी जैसे विद्वानों और स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषकों ने ही नहीं, सियासत में वाजपेयी के समकालीन भी उनके बारे में यही राय रखते हैं। वो 1960 के दशक के वाजपेयी को याद करके कहते हैं कि उस दौर में वाजपेयी भी तेज तर्रार हिंदुत्ववादी नेता हुआ करते थे। वाजपेयी उस दौर में कई बार मुसलमानों के खिलाफ तीखे बयान दिया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्सियत थे जिनकी तरबियत आरएसएस की पाठशाला और उससे भी पहले आर्य समाज जैसे संगठनों में हुई थी। उग्र राष्ट्रवाद की बेझिझक नुमाइश की अपनी आदत को वाजपेयी ने कभी नहीं छोड़ा। हालांकि अटल जैसे जैसे दिल्ली और भारतीय संसद की राजनीति में मचते गए, वैसे वैसे उन्होंने अपनी उग्र राष्ट्रवादी छवि को ढकने दबने दिया। हमें याद रखना चाहिए कि जितना कोई सियासी शख्सियत संसद पर असर डालती है, संसद उससे कहीं ज्यादा असरदार रोल किसी राजनेता का किरदार गढ़ने में अदा करती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। आज जो लुटियंस जोन वाली दिल्ली सियासी गाली बन गई है, वाजपेयी उसी की उपज थे। उन्होंने एक सांसद के तौर पर 1957 से लेकर 2004 तक लुटियंस जोन वाला सियासी जीवन ही जिया। हाँ, इस दौरान वो 1962 और 1984 में 2 बार चुनाव हारे भी थे, लेकिन तब भी वाजपेयी राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंच गए थे। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद पकी हुई उम्र यानी 63 बरस की अवस्था में दिल्ली की संसदीय राजनीति में दाखिल हुए। मोदी के मुकाबले अटल बिहारी वाजपेयी तो उम्र के तीसरे दशक के दौरान ही राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र यानी दिल्ली पहुंच गए थे, जहां मोदी अपने सियासी करियर के एक बड़े हिस्से में राज्य स्तरीय नेता रहे थे और उन्होंने करीब 13 साल राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर बिताया। वहीं वाजपेयी युवावस्था में ही दिल्ली की दिलकश बौद्धिक और कुलीन लोगों की मंडली का हिस्सा बन गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार 1953 में लोकसभा का उपचुनाव लड़ा था, मगर उस चुनाव में अटल हार गए थे। 4 साल बाद हुए 1957 के आम चुनाव में वाजपेयी ने 3 सीटों बलरामपुर, मथुरा और लखनऊ से किस्मत आजमाई थी।
मोदी और वाजपेयी की तुलना करें तो दोनों ने शुरुआती जीवन में आरएसएस की शाखाओं में उसकी विचारधारा की तालीम पाई थी। मोदी के पिता चाय बेचते थे तो वाजपेयी के पिता प्राइमरी स्कूल मास्टर थे। दोनों ही नेताओं ने सियासत में अपनी जगह शानदार भाषण कला की वजह से बनाई। हालांकि मोदी और वाजपेयी के बोलने का अंदाज अलहदा है, मगर दोनों ने मुस्लिमों के खिलाफ सख्त रवैये से अपनी सियासी जमीन तैयार की। वाजपेयी ने अलग ही दौर में राजनीति की शुरुआत की थी। ये भारत के इतिहास में शानदार संसदीय परंपरा वाला दौर था। उस दौर के संसदीय राजनीति के ज्यादातर किरदार बेहद उदारवादी थे। देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था यानी संसद ने वाजपेयी को उनके सियासी करियर के शुरुआती दिनों में ही अपनी पार्टी की कमजोरियों को समझने और उनसे पार पाने का मंच मुहैया कराया था। हकीकत यह है कि वाजपेयी अपने छात्र जीवन में वामपंथ की तरफ भी आकर्षित हुए थे। पिछली सदी के 5वें दशक तक तो साम्यवाद विश्व की प्रमुख सियासी विचारधाराओं में से एक था। 1945 में हिटलर की अगुवाई वाले जर्मनी की विश्व युद्ध में हार के बाद दुनिया के बहुत से युवा साम्यवाद से बेहद प्रभावित हुए थे। यही वजह है कि वाजपेयी भी बदलाव के लिए ज़हनी तौर पर तैयार थे। संसद के कद्दावर नेताओं के खुले मिजाज ने वाजपेयी पर भी गहरा असर डाला। फिर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपने कट्टर विरोधियों, जिनमें वाजपेयी भी थे, के प्रति सहिष्णु और दयालु भाव ने भी वाजपेयी पर गहरा असर डाला। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत जल्द एक साथ दो नावों पर सवार होने की राजनीति करने लगे थे। एक तरफ तो वो नेहरू के उदारवाद के हामी थे, वहीं दूसरी तरफ वो आरएसएस की हिंदुत्ववादी सियासत के अलंबरदार भी थे। अब हमें ये नहीं पता कि उन्होंने ऐसा केवल सियासी फायदे के लिए किया या इसकी कोई और वजह थी। वो दौर कांग्रेस के सियासी दबदबे का था। ऐसे में शायद वाजपेयी को यही तरीका ठीक लगा जिसके जरिए वो संघ की विचारधारा से इत्तेफाक न रखने वालों को अपने पाले में ला सकें। लेकिन वाजपेयी की इस कोशिश का नतीजा ये हुआ कि दक्षिण पंथी राजनीति भारतीयों के एक बड़े तबके को रास आने लगी। वाजपेयी को इस बात का श्रेय जरूर दिया जाना चाहिए कि वो राजनीति में हर तरह के प्रयोग के लिए तैयार थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में उग्र राष्ट्रवाद की भी वकालत की और बीजेपी को कांग्रेस के लोकतांत्रिक विकल्प के तौर पर भी पेश किया। 1979 में वाजपेयी ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की जगह भारतीयता के इस्तेमाल पर जोर दिया। भारतीयता वो छतरी थी जिसके साए तले अलग अलग धर्मों के लोग आ सकते थे और नए राजनीतिक प्रयोग को समर्थन दे सकते थे। उस वक्त भी संघ को पता था कि वाजपेयी के चेहरे की कितनी अहमियत है, या फिर जैसा कि आरएसएस विचारक गोविंदाचार्य ने बाद के दिनों में कहा था कि वाजपेयी मुखौटा हैं। संघ परिवार को उन जैसे मुखौटे की सख्त तलब थी ताकि वो एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी पार्टी के अगुवा बने, क्योंकि इस वक्त बीजेपी की स्वीकार्यता आज के मुकाबले बहुत कम थी। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि वाजपेयी ताउम्र संघ की कट्टर राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति समर्पित रहे। वो बहुत शातिराना तरीके से राम मंदिर के लिए हो रहे आंदोलन से खुद को अलग किए रहे। बाद में 2002 में जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब गुजरात में दंगे हुए। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वाजपेयी कट्टर हिंदुत्व को लेकर आलोचना से इसलिए बच गए क्योंकि तमाम सियासी दलों में उनके दोस्त थे। वो समाज के ऊपरी तबके से आते थे। ऊंची जाति का होना वाजपेयी के लिए निंदा से बचाने वाला कवच बन गया। यह हकीकत है कि वाजपेयी ने कट्टर हिंदुत्व के सियासी मैदान में भी सैर की, पर पहले जनसंघ और बाद में बीजेपी में वाजपेयी हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन के उदारवादी चेहरे भी बने रहे। यह कहा जाता है कि वाजपेयी ने 1983 में असम के नल्ली में दंगों से ठीक पहले बाहरी लोगों के बारे में बेहद भड़काऊ भाषण दिया था। इसके लिए अटल को 1990 के दशक में भी लोकसभा में सियासी हमले झेलने पड़े थे। इससे बहुत पहले 14 मई 1970 को वाजपेयी को लोकसभा में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुसलमानों के खिलाफ तीखे बयानों को लेकर चुनौती दी थी। उस लाल भिवंडी में दंगों के बाद वाजपेयी ने संसद में कहा था कि मुसलमान दिनों दिन सांप्रदायिक होते जा रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि हिंदू भी मुसलमानों के आक्रामक रवैये का जवाब उग्र तरीके से दे रहे हैं। इंदिरा गांधी ने यह कहकर वाजपेयी का विरोध किया था कि दंगों के पीछे जनसंघ और आरएसएस का हाथ है, जिनकी वजह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है। इंदिरा गांधी ने पीठासीन अधिकारी से यह भी अपील की थी कि वाजपेयी के संसद में दिए गए बयान को सदन की कार्यवाही से न निकाला जाए, क्योंकि उनके बयान से उग्र फासीवादी सोच उजागर हुई है। इंदिरा गांधी ने यह भी कहा था कि उन्हें इस बात की भी खुशी है कि वाजपेयी की सियासी हकीकत उजागर हो गई है।
इसके बाद 5 दिसंबर 1992 को वाजपेयी लखनऊ के अमीनाबाद में आरएसएस के कारसेवकों से मिले थे। उन्होंने कारसेवकों की उत्साही भीड़ को संबोधित करते हुए चुटीले अंदाज में कहा था कि अयोध्या में पूजा पाठ के लिए जमीन को समतल किया जाना जरूरी है। इससे साफ है कि वो अलग अलग तबके के लोगों से अलग अलग तरह से बातें करते थे। इससे उनकी शातिराना सियासत भी उजागर होती है और किसी से टकराव न चाहने की आदत का भी पता चलता है। उस दिन भाषण देने के बाद वो लखनऊ से रवाना हो गए थे और अयोध्या नहीं गए थे। बाद में यानी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा दिया गया था। उनके लखनऊ से लौट आने को सियासी विरोधी एक शातिराना चाल मानते हैं ताकि उनकी मध्य मार्गी छवि बनी रहे। वाजपेयी की नरमपंथी छवि संघ के बहुत काम आई। विवादित ढांचा ढहाने के बाद जब बीजेपी के सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे और कई राज्यों में पार्टी की सरकारें बर्खास्त कर दी गई थीं, तब वाजपेयी ने पार्टी के लिए मसीहा का रोल निभाया था। अटल की अगुवाई में पार्टी ने बाद के दिनों में लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई थी। हालांकि अपने करियर के आखिरी दिनों में वाजपेयी को अपनी पार्टी के भीतर से ही चुनौतियां मिलने लगी थीं। पार्टी के युवा नेता वाजपेयी के आदर्श रहे नेहरू को हव्वा बताने लगे थे। 2002 में गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगों के बाद वाजपेयी ने अप्रैल 2002 में गोवा में पार्टी की बैठक में ख्वाहिश जताई थी कि मोदी मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें, लेकिन आडवाणी, मोदी और दूसरे नेताओं ने वाजपेयी की कोशिशों को नाकाम कर दिया था। बीजेपी की बैठक की शुरुआत होते ही मोदी ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में इस्तीफा देने का इरादा जाहिर किया, लेकिन बैठक के प्रतिभागियों ने मोदी के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। वाजपेयी ने दिल्ली से गोवा जाते हुए विमान में ही मोदी को हटाने का मन बना लिया था ताकि गठबंधन के अपने सहयोगी की नाराजगी दूर कर सकें और अपनी उदारवादी छवि को भी बचा लें। लेकिन पार्टी की बैठक में मोदी के समर्थन का माहौल देखकर उन्होंने अपने इरादे को दफन कर दिया। यहां तक कि आक्रामक पार्टी सहयोगियों को खुश करने के लिए वाजपेयी ने उस बैठक के आखिरी दिन मुसलमानों को काफी बुरा भला कहा और आरोप लगाया कि मुसलमान दूसरे समुदाय के लोगों के साथ नहीं रह सकते। इसके बावजूद लोगों के बीच कवि हृदय वाजपेयी की छवि वैसी ही बनी रही। पूर्व और मौजूदा कट्टर हिंदुवादी नेताओं के उलट वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्हें जनता के एक बड़े तबके का प्यार और सम्मान मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाजपेयी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने राजनीति में मोहब्बत और जज्बातों की अहमियत का अंदाजा था और वो वक्त पड़ने पर इनका बखूबी मुजाहरा भी करते थे। वाजपेयी की भाषण कला की वजह से ही कश्मीर में बहुत से लोग उन्हें सूफी संत कहते थे। उन्होंने जनता से एक राब्ता कायम कर लिया था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि उन्होंने उस आंदोलन की स्वीकार्यता बढ़ाई जिस विचारधारा में वो खुद पले बढ़े थे। लेकिन अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए वाजपेयी ने अपने सियासी विरोधियों के नुस्खों पर अमल किया। इसमें अचरज नहीं होना चाहिए कि वाजपेयी को उनके कट्टर वैचारिक विरोधियों से भी तारीफ मिली। वाजपेयी के मुरीदों में कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी और सीएन अन्नादुरै जैसे कद्दावर तमिल नेता भी। 1965 में जब भाषा के सवाल पर संसद में बहस चल रही थी तो अन्ना ने कहा था कि हिंदी को लेकर हमारा विरोध क्यों है। मैं इसे साफ शब्दों में बयान करना चाहता हूं। हम किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं है। खास तौर से जब मैं अपने दोस्त श्रीमान वाजपेयी को बोलते हुए सुनता हूं तो मुझे लगता है कि हिंदी तो बहुत मीठी जुबान है। लेकिन अब जबकि लोकसभा में अपने बहुमत की वजह से बीजेपी बहुत आक्रामक हो उठी है और नए नए इलाकों में विस्तार कर रही है तो वाजपेयी एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गए हैं। जबकि वाजपेयी ब्रांड राजनीति को उनकी पार्टी की नई पीढ़ी ने तिलांजलि दे दी है। एक और मोर्चा ऐसा है जिसमें वाजपेयी की उपलब्धियों का कोई मुकाबला नहीं। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते रहते हैं कि पुराने दौर में पश्चिमी देश भारत से संबंध को लेकर हिचकिचाहट रखते थे, जो अब बीते दौर की बात हो चुकी है। हकीकत यह है कि पश्चिमी देशों की ये हिचकिचाहट उस वक्त दूर होनी शुरू हो गई थी जब वाजपेयी सत्ता में थे। उन्होंने आर्थिक उदारीकरण को दोबारा रफ्तार दी थी। वाजपेयी देश में मोबाइल क्रांति के जन्मदाता थे। उन्होंने पाकिस्तान और दूसरे देशों से संबंध बेहतर करने के लिए लगातार कोशिशें की, लेकिन पीएम के तौर पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही देश में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास से राष्ट्र का पुनर्निर्माण। शायद ये वाजपेयी की अच्छी किस्मत ही थी कि वो सही वक्त पर सही जगह पर थे। वो खुशकिस्मत थे क्योंकि उन्होंने पूर्णायु पाई। देश की जनता का एक बड़ा तबका वाजपेयी के आखिरी दिनों तक उनका मुरीद रहा। आज जबकि वाजपेयी के सासी वारिसों की कथनी और करनी उनसे बिल्कुल अलग दिखती है तो वाजपेयी का आभा मंडल और भी बढ़ गया है। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज, दिल्ली।